Oh my God, a rifle on the bed. और लिटरली कोई भी नहीं है इस टनल में, और अगर आपको भालू मिल जाए तो मौत पक्की है भाई। How can somebody not talk about this place, man? दुनिया में हजारों शहर हैं, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा टाउन है जहाँ सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जी हाँ, एक ही बिल्डिंग में, और यही बिल्डिंग उनका घर है, उनका स्कूल है, उनका मार्केट है, उनका हॉस्पिटल है, उनका पुलिस स्टेशन है, उनकी पूरी दुनिया है, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि ये शहर हर रात 10:30 बजे पूरी दुनिया से लिटरली कट ऑफ हो जाता है, जब यहाँ पहुँचने का इकलौता टनल बंद हो जाता है। एक ऐसा शहर जो जितना फैसिनेटिंग है उतना ही डरावना भी, जिसमें रहने वाले खुद भी कहते हैं कि ये जगह किसी हॉरर मूवी का सेट लगती है। और इतना ही नहीं, 1964 में आए दुनिया के सबसे बड़े भूकंप, जो कि करीब 9.2 मैग्नीट्यूड का था, उसे भी शहर ने झेला, और उसके बाद भी आज तक यूं ही खड़ा है, एक अजीब सी चुप्पी और एक अलग सी कहानी लेकर। तो आखिर क्या है ये शहर, और इसे दुनिया से इतना छुपा कर क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था, और आज भी लोग यहाँ कैसे जीते हैं? चलिए ढूंढते हैं इस शहर की हर एक दिलचस्प बात को इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मुझे निकलना था नॉर्थ की तरफ, बट टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं नॉर्थ यानी डेड हॉर्स ट्रूडो पे जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि फेयरबैंक्स पहुँचने के बाद जब मैंने नॉर्थ का वेदर चेक किया, डेड हॉर्स और कोल्ड फुट का, तो अगले 2 दिनों के लिए वहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, ये सब का माहौल था अगले 2 दिन का। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद अभी अवॉइड कर देता हूँ इस तरफ जाना अगले 2 दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ जाना वैसे ही इतना टफ है मेरे लिए, चैलेंजिंग है, मेंटली चैलेंजिंग भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने लिए, अपने कंफर्ट के लिए, उतनी तो मैं कम से कम कंट्रोल कर ही लूँ। तो यही सोचते मैंने सोचा कि यार और जो चैलेंजेस मेरे को फेस करना है वो तो करना ही है, कम से कम एक वेदर वाले को अगर मैं अवॉइड कर सकता हूँ, सो लेट्स अवॉइड इट। तो ये सोचते हुए मैंने चेकआउट कर लिया, और अब मैं वहाँ से निकल गया हूँ एक खूबसूरत से रिमोट अलास्कन टाउन की तरफ, जिसका नाम है व्हिटियर। वैसे तो ये टाउन मेरे एजेंडा पे नहीं था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री, रिमोट अलास्का का एक रिमोट टाउन, और यहाँ पे पहुँचना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अभी दिखेगा आगे, यहाँ पर ऐसे आप ऐसे सीधे नहीं जा सकते हो। एक वक्त था जब यहाँ पर जाने के लिए आपको बोट के ऊपर गाड़ी डालनी पड़ती थी, ठीक है, हालांकि आज के डेट में वैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इस शहर में जाने का। सो आज इन सारी चीज़ों को देखते हैं और इस खूबसूरत से टाउन को विजिट करते हैं, और बिल्डिंग को भी देखेंगे कि वो बिल्डिंग कैसे बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, और उस बिल्डिंग को बनाने का ये जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, क्यों ऐसा किया गया कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई जिसके अंदर सारे लोग रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस एपिसोड में देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से टाउन व्हिटियर को। ये शहर में कुछ हो ना हो, लेकिन इस शहर तक जाने का जो रास्ता है ना, वो आपको एक्चुअल अलास्का की फील करा देता है यार, कि अलास्का क्या है और कितना खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या नदी, क्या लेक्स, क्या पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर भी, उफ, तौबा तौबा, सब कुछ एक ही साथ दिख रहा है। तो इस टाउन में जाने के लिए एक टोल देना पड़ता है जो करीब $13 का, जैसा मैंने पीछे पढ़ा। बाकी एक्चुअल कितना है वो अभी मैडम बताएंगी, और ये टोल क्यों देना पड़ता है अभी अब देखोगे। हेलो, हाय, how much for the car? $13. 13, right? Yes. And then just a reminder, first time going in, Yes. so 25 speed limit, headlights on throughout the tunnel, and no stopping or pull over unless it's an emergency. Done thing. कार एंड पिकअप्स 1 और 2 लाइन जो है वो कार और पिकअप्स की है। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी यहाँ से आगे एक टनल बनी हुई है जो करीब 4 किलोमीटर के आसपास लंबी है, और उस टनल में सिर्फ एक तरफ से ही ट्रैफिक जा सकता आ सकता है।
और इस वजह से ये हर आधे घंटे पर एक साइड के लिए खुलती है। मतलब आधे घंटे ट्रैफिक इधर से उधर जाता है और फिर आधे घंटे बाद उधर से इधर आता है। और जो मैंने ब्रोशर में भी लिखा है और जो मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा था, ये टनल रात को 11 बजे आखिरी बार चलता है। मतलब उधर से इधर आने की जो ट्रैफिक है वो 11 बजे लास्ट खुलती है, उसके बाद ये टनल बंद हो जाता है। मतलब अगर 10:30 बजे मैं अगर शहर से नहीं निकला और टनल तक नहीं पहुँच गया 11 बजे वाली टाइमिंग तक, तो मुझे रात भर उस शहर में ही रहना पड़ जाएगा इस पहाड़ के पीछे। पहले बोट से जाते थे लोग, बाद में एक टनल बनाया गया जिसके अंदर ट्रेन जाने लग गई और ट्रेन के ऊपर गाड़ी को चढ़ा करके और फिर जाते थे, और बाद में फिर उसको ट्रेन और सड़क दोनों के लिए वो टनल बना लिया गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग है। तो अभी हम यहाँ वेट करेंगे और हमारे आने का टाइम जो है वो शायद और 15 मिनट के बाद होगा। 15 मिनट तक अभी उधर से इधर ट्रैफिक आएगा और उसके बाद फिर अगले 30 मिनट तक हम लोग जाएंगे। और ये टनल लिटरली ग्लेशियर्स वाले पहाड़ के अंदर से बनाया गया है। मतलब इसके ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर्स है, वहाँ से कई सारे झरने आ रहे हैं यार इस वक्त पे। मतलब वाओ मैन, इम्प्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा खुफिया दरवाजे से समझ रहा है यार। थोड़ा सा ना ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक है, वो जो दम घुटता है वैसा टाइप लगता है ना, थोड़ा वैसा है ये देखने में। और 4 किलोमीटर लंबा है, तो जिन लोगों को थोड़े जो क्लस्ट्रोफोबिक हैं उनको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन कम वम नहीं होता होगा, लेकिन जिनको देख करके प्रॉब्लम होती है ना कि बंद गुफा के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इस टनल के अंदर कहीं पर भी गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, लेकिन इमरजेंसी स्टॉपिंग के लिए जगह बनी हुई है। मैंने 2-3 देख लिया अभी तक, जो इमरजेंसी अगर कोई हो जाए तो वहाँ पर आप गाड़ी रोक सकते हो। और दोनों तरफ जो दीवारें हैं ना वो एकदम ऐसे टूटी फूटी सी ही हैं। मतलब जैसे काटा गया था जो उनको जब मशीन से, तो वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया। उनके ऊपर कोई प्लस्तर नहीं किया गया, उसको बराबर नहीं किया गया। जैसे खंडहर टाइप का होता है ना, वैसा खंडहर टाइप का लुक आ रहा है। ओह, टनल ख़त्म हो रहा है शायद। यस, पर 10 मिनट लगे होंगे कंप्लीट होने में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का विटियर में। फेमस अलास्का क्रूज़ जो आप सियाटल या वैंकूवर से करते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, वो क्रूज़ में भी एक डेस्टिनेशन विटियर है। मतलब हर क्रूज़ लाइनर ऑलमोस्ट अपनी आइटनरी में इस शहर को रखता है, विटियर को। तो एक तरीका ये भी है, क्रूज़ से भी आप आ सकते हो, और दूसरा तरीका ये है जिससे मैं आया हूँ, रोड ट्रिप पे ड्राइव करते हुए। एंड ट्रस्ट मी, दिस रोड ट्रिप आई एम श्योर इज़ मच मोर फन। टाउन के अंदर तो मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है, मुझे आई है सुसु। और मैं बस अभी तक यही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहीं पर कोई ऐसा गैस स्टेशन वगैरह टाइप तो कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई कन्वीनियंस स्टोर दिखा। मैं जाऊँगा कहाँ? तो घूम फिर करके रेस्टोरेंट के नाम पर मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट चेक किया तो सिर्फ 2 ही थे, एक आइसक्रीम पार्लर है और एक सी फूड रेस्टोरेंट है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट नहीं है। फ़िलहाल मैं गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ, सामने वो सी फूड वाला रेस्टोरेंट है। आई होप वहाँ पर मुझे वॉशरूम यूज़ करने की सुविधा मिल जाए, क्योंकि उसके बगैर तो मैं घूम नहीं पाऊँगा भाई। टोटली इतना ही एरिया है जिसपे 2 रेस्टोरेंट है, उधर एक आइसक्रीम पार्लर था, ये एक सी फूड रेस्टोरेंट है, ये उसका शायद बैकअप किचन विचन वाला एरिया है। यहाँ पर ये गिफ्ट शॉप है, इधर शायद एक वॉक है, मैं जाके देखूँगा। और सामने ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम है भाई। आप ये वाले एरिया से इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। शायद उस तरफ भी होगा, लेकिन यहाँ भी है फ़िलहाल। और ये वॉशरूम की क्लीनिंग ही चल रही है, तो मेंटेन्ड वॉशरूम है। सोचा था एंकरेज से खा करके जा रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, 2 घंटे वहाँ घूमूंगा, फिर 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, 4 घंटे बाद फिर आकर एंकरेज में कुछ खा लूँगा। पर यहाँ पर ये रेस्टोरेंट का शॉट लेते वक्त पिज़्ज़ा की स्मेल आ गई और भूख लग गई यार। क्या बोलूँ। पर वो दूसरे वाला रेस्टोरेंट जो है ना, सी फूड वाला, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वाइम लगेगा आई एम श्योर। ये पिज़्ज़ा वाले में ही जा करके कुछ फटाक से खा लेते हैं, हॉट पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स एंड मोर। यहीं चलते हैं। नेचर सी फूड में ही खाना पड़ा मुझे, बिकॉज़ वो पिज़्ज़ा वाली जगह पे सिर्फ आइसक्रीम मिल रही थी, पिज़्ज़ा मिल ही नहीं रहा था। मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स और फ्राइज़ ये ऑर्डर किया था,
चिकन स्ट्रिप ब्लैंड था थोड़ा, लेकिन फ्राइज़ बहुत औसम थे। प्राइस बहुत महंगा था, $16 प्लस टैक्सेस, $17.5 के आसपास का टोटल बिल बना। बट पोर्शन बहुत ज़्यादा मैं एक बार कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मेरे 2 बार का एक्चुअली हो जाएगा ये। दिस इज़ अ टनल जो शिप यार्ड से, जहाँ पर मैं था, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ जो भी पब्लिक एरिया है, वहाँ से मेन बिल्डिंग तक जाता है। और वो जो मेन बिल्डिंग है वही है वो बिल्डिंग जहाँ पर इस टाउन के मेजॉरिटी लोग रहते हैं। पूरे टाउन की जो पॉपुलेशन है वो करीब 265 लोगों की है या 270 लोगों की है, ऑफिशियली 265 है। और उसमें से ज़्यादातर लोग, 95% से ऊपर लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। और उसके लिए ये टनल से होकर गुजरना पड़ता है। और ये टनल जो है ऊपर जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके नीचे से जाती है, ताकि आपको रेलवे ट्रैक के ऊपर से ना जाना पड़े। और लिटरली कोई भी नहीं है इस टनल में, सीरियसली कोई भी नहीं, देख रहे हो। और जबकि आज एक बहुत ही ज़्यादा बिजी डे है, जब भी क्रूज शिप आकर के लगता है इस टाउन पे, तो उस दिन इस टाउन में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि पैसेंजर्स उतर करके घूमते हैं पूरे टाउन को, तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत बिजी होता है ये उस दिन भी इस टनल में कोई नहीं है। और जैसा बाहर कुछ लोगों ने मुझे बताया था, तो मैं शायद समझ गया हूँ कि बेयर की पॉटी कैसी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बेयर की पॉटी है, मतलब भालू की पॉटी है। तो यहाँ भालू बहुत सारे होते हैं। फ़र्ज करो आप इस टनल में से गुजर रहे हो और अगर आपको भालू मिल जाए, और वो भी ग्रिजली बेयर अगर, तो मौत पक्की है भाई। लेकिन अब जो भी है, टनल तो पार करना ही पड़ेगा बिल्डिंग जाने के लिए। वैसे मैं टनल के आखिरी तक आ गया हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भालू मिला नहीं मुझे लगा कि इस तरह से टनल से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी नोटिस किया कि और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, टूरिस्ट वाली भी। तो पीछे से रास्ता एक्चुअली कनेक्टेड है, जहाँ पर मैं खाना खा रहा था वहाँ से आप गाड़ी गोल घुमा करके पीछे जा करके थोड़ा सा और रास्ता कनेक्टेड है, आप इस तरफ भी गाड़ी लेकर के भी आ सकते हो। तो आपको ऐसा टनल के थ्रू ही क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि अब मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो छोटा सा टाउन है यार, 15 मिनट की वॉक में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पैदल ही चल करके एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये जो टाउन है ना, वो बिल्कुल एक पेनिनसुला के एंड में है, एक पैसेज के बिल्कुल एंड पर है। मतलब चारों तरफ से समुंदर और 3 तरफ से बिल्कुल पहाड़, कहीं से भी मेन लैंड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से यूएस आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस जगह को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाया। और पीछे जो आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है बकनर बिल्डिंग, जो एक वक्त पे अलास्का की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और ये एक मिलिट्री बैरक था वर्ल्ड वॉर 2 में। यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स रहते थे और इसके अंदर हर तरीके की एमिनिटी थी उन सोल्जर्स के लिए। और इसी बिल्डिंग की वजह से ये टाउन शुरू हुआ और यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स बनी, एक ये और एक बेगिच टावर, जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। तो ये वाले में सारे आर्मी के ऑफिसर्स रहते थे और दूसरे वाले में डिपेंडेंट सिविल सर्विसेज वाले लोग वहाँ रहते थे। किसी वक्त पे ये बिल्डिंग बिल्कुल लाइव एंड थ्राइव हुआ करती थी। आज के डेट में बस एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है। और 1953 में एक 6 मंजिला इतनी बड़ी बिल्डिंग, जिसके अंदर हर तरीके की एमिनिटी थी, हॉस्पिटल से लेकर के, चर्च से लेकर के, बॉलिंग एली से लेकर के, बार्बर शॉप, आई डोंट नो, गॉड नोस, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें थी जस्ट फॉर दोज सोल्जर्स। और अंदर से अंदर एक टनल था जो बिल्कुल पानी के पास जाकर के खुलता था, ताकि अंदर ही अंदर वो जाकर के बोट पे बैठ जाए और निकल जाए जहाँ भी उनको मिशन पे जाना हो या स्केप करना हो या कुछ भी। सो 1953 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी सर्व किया था इस पूरे एरिया को इस बिल्डिंग ने। तब शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थी या इतनी परमानेंट स्ट्रक्चर पे नहीं होगी। मन तो मेरा कर रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर चला जाऊं, लेकिन ट्रेसपासिंग के साइंस लगे हुए हैं और काफ़ी सारे वीडियो सर्वेलेंस के भी बोर्डिंग लगे हुए हैं, तो मैं नहीं कर सकता वो। हालांकि इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक कंटेनर टाइप का रखा हुआ है कुछ, और उसको अंदर से एक लोकल आदमी ने घर जैसा बना लिया है। उसने लिटरली कंटेनर को एयरबीएनबी जैसा बना रखा है और वो यहीं पे रहता है। बिल्कुल ये बिल्डिंग है और ये उसका कंटेनर है ये। Hey, Travis. Yeah. How you doing, brother? I'm good. Travis. I'm good. Ooh, man, it's a full-fledged condo. That's your bedroom. Yeah, that's where Oh my God, a bedroom has a rifle on the bed. Well, like I said, This for a bear? yeah. Oh God,
I Yeah? got videos of the bear trying to come in the house. Oh, really? Because of the food for the food? This is the first year I've ever loaded it ready for a bear because the bear was like kind Too of aggressive. banged on my door, and I was like, oh hey, normally they don't bother me. Yeah. This time he's like, hey, no, I want in. Hey, and I'm like, what? Look under there. Oh, yeah. 22 is only gonna piss it off. That'll kill. Put a hurt on it. Yeah. That's 22 mm? Yeah, And this one is? That's a shotgun. Oh, that's a shotgun. Outsides, that's safe. Outsides. Outside? Yes. Okay, I'm not sure we did Awesome. it right. Hello. Not bad. Like you have a picnic table, all like good picnic spot, and an amazing view. The water, the glacier, the mountains, and the Buckner building. थोड़ा सा ड्रंक था तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया, बट जितनी बात कर पाया मुझे बहुत अच्छा इंसान लगा वो। उसने बोला मुझे कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन वो इलीगल हो जाएगा, ट्रेसपैसिंग तो ट्रेसपैसिंग होती है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। या बट हिस्ट्री यही है, इस बिल्डिंग की वजह से इस सिटी को, इस टाउन को सिटी अंडर वन बिल्डिंग वन रूफ का खिताब मिला था, और ये ट्रेंड अभी भी जारी है बिकॉज ऑफ द अदर बिल्डिंग, क्योंकि मेजॉरिटी वहीं रहते हैं लोग और सारे एमिनिटीज़ उसके अंदर भी हैं। चल करके देखते हैं कैसी है वो जगह। So now finally I am here at this building जिसका नाम है बैगेज टावर, जो कि इस वक्त पे इस टाउन की सबसे बड़ी इकलौती बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग भी एक वक्त पे पूरे अलास्का स्टेट की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और इस वक्त पे मेजॉरिटी ऑफ दी जो टाउन पॉपुलेशन है वो इसी बिल्डिंग में रहता है, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उनको इस बिल्डिंग से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल, चर्च, पोस्ट ऑफिस, ग्रोसरी स्टोर सब कुछ है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल भी है जो इससे कनेक्टेड है, इसके पीछे मुझे अगर दिखेगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। टू मी विच इज़ वेरी नीट, लेकिन एक बार इसको अंदर से चल करके भी देखना बनता है। वैसे तो ये देखने में एक बिल्डिंग लगती है, लेकिन ये ना 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। बीच बीच में देखो इस जगह पे एक लाइन है ना, थोड़ा थोड़ा गैप है, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और 1964 में जो अर्थक्वेक आया था वो बहुत ही भयंकर था, और उस वक्त पे इस बिल्डिंग के इसी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की वजह से इस बिल्डिंग को उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जो गैप है ना उसकी वजह से ये तीनों बिल्डिंग्स जो है वो इंडिपेंडेंटली स्वे कर सकती है, उसकी वजह से नुकसान कम होता है। अगर एक को हुआ तो दूसरे को नहीं होगा उसकी वजह से। सो दिस इज़ नॉट 1 बिल्डिंग, दिस इज़ एक्चुअली 3 बिल्डिंग। ठीक है, बस देखने में ये एक लगती है। ये नाम है इसका बैगेज टावर्स। घुसते के साथ ही चर्च की नोटिफिकेशन आ गई है। न्यू लाइट चर्च 9 AM, बाइलिंगुअल, व्हिटियर क्रिश्चियन कम्युनिटी 11 AM। कुछ पुराने पिक्चर्स लगा रखे हैं पूरी वॉर हिस्ट्री के और कंस्ट्रक्शन के, और जो कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये देखो, जब ये बिल्डिंग बनाया गया था 1957 में, तब ये ऐसा था, और कितने बड़े पहाड़ हैं देख रहे हो चारों तरफ। इतने ही बड़े पहाड़ अभी भी हैं, बट वो कैमरे में लगता नहीं है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन की कुछ तस्वीरें। ये हैं कर्नल वॉल्टर होज, जिनके बारे में बात कर रहा था। यही थे यहाँ पर मेन जो इंचार्ज थे, और इन्हीं के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम पहले होज बिल्डिंग रखा गया था, इन ऑनर ऑफ कर्नल वॉल्टर विलियम होज। बट अब इसका नाम चेंज करके बैगेज टावर्स कर दिया गया है। वेरी गुड। यहाँ पे एक लॉन्ड्री मैट है और ATM है। नाइस। ये रहा ATM, और ये है लॉन्ड्री। 4 वॉशर और 3 ड्रायर है शायद, या 3 वॉशर और 4 ड्रायर हैं। इतने में पूरी बिल्डिंग कपड़े धो लेती है। मुझे लगता है इनके पास अपना पर्सनल अपार्टमेंट के अंदर भी वॉशर ड्रायर होगा, हो सकता है, बट एक पब्लिक लॉन्ड्री है यहाँ पर। हो नोटरी है भाई बिल्डिंग के अंदर ही, जो कि अभी बंद होगा शायद, बट आपको नोटरी कराने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग में नोटरी हो जाएगी। ओह वाह, बिल्डिंग के अंदर ही पोस्ट ऑफिस है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन यार आपकी बिल्डिंग के अंदर ही अगर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाए तो मतलब क्या ही चाहिए। और कोजी कॉर्नर स्टोर, एक ग्रॉसरी स्टोर भी है बिल्डिंग के अंदर ही, जो कि बंद है फॉर सम रीज़न, तो ग्रॉसरी स्टोर भी है। खुला होता तो मैं जा करके कुछ सामान खरीदता इससे। ये बिल्डिंग का ऑफिस है, जो मेन मैनेजमेंट ऑफिस होता है।
मतलब कितना सही है ये। आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पर आपको कुछ भी काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम यहाँ है, लॉन्ड्री यहाँ है, नोटरी यहाँ है, पोस्ट ऑफिस यहाँ है, चर्च यहाँ है, हर चीज़ तो यहीं है। आप किस चीज़ के लिए बाहर जाओगे? और बाहर कैसा भी वेदर हो रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम वार्म है यार, नाइस एंड वार्म। लाइक लिटरली जैकेट की मुझे यार कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक हाफ़ टी शर्ट और हाफ़ पैंट के अंदर घूम सकता हूँ इस जगह पे भी, जो कि मेन ओपन एरिया है इस बिल्डिंग का। तो अंदर जो कमरे हैं और जो अलग फ्लोर्स होंगे, बाकी फ्लोर्स होंगे, वो तो पूरी तरीके से मैनेज्ड होगी। पूरे टाउन की पॉपुलेशन 265 है एज़ पर 2022 सेंसस। 2020 का जो था वो करीब 272 के आसपास थे लोग। 1950s में करीब 600 लोग थे और 1960s में करीब 800 लोग थे, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री वाले जो लोग थे उनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन थी। बट धीरे धीरे जैसे मिलिट्री वाले चले गए तो यहाँ पर सिर्फ लोकल पॉपुलेशन जो है, सिविलियंस है, सिर्फ वही रह गए। धीरे धीरे यहीं के बाशिंदे बन गए वो, और ये उनका एक अपना खुद का एक टाउन बन गया। अगर आप अलास्का का क्रूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी शिप्स हैं अलग अलग कंपनीज़ की, स्पेशली प्रिंसेस की, वो आपको इस टाउन में लेकर के आती है। और यही टाउन आपका गेट अवे बनता है फॉर दोज क्रूज टूर्स टू गो टू एंकरेज, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अलास्का। या काफ़ी पॉपुलर जगह बन चुकी है अब ये, और जो लोग हैं यहाँ पर बड़े आरामदायक जीवन बिता रहे हैं। एक चीज़ और स्कूल के बारे में बताता हूँ। ये है बिल्डिंग और ये है स्कूल, ये जो ग्रीन वाली बिल्डिंग देख रहे हो। और इस बिल्डिंग से उस स्कूल तक एक अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है, जिसकी वजह से अगर मौसम कभी ख़राब भी हो तो भी बच्चे उस टनल को यूज़ करके इस बिल्डिंग से स्कूल में जा सकते हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात रही है। क्योंकि बचपन में मौसम ख़राब है का बहाना बना करके मैं कई दफ़ा स्कूल नहीं गया हूँ, तो यहाँ के बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। इन बच्चों को ख़राब मौसम में भी स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टनल बना हुआ है भाई, स्कूल कनेक्टेड है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट वैसे इट्स अ डैम गुड थिंग। ऑल राइट, सो दोनों बिल्डिंग्स देख ली। अब इनके अलावा यहाँ पर जो करने के लिए है वो कुछ हाइक्स, ट्रेल्स हैं जो इस मौसम में मैं नहीं कर सकता। प्लस यहाँ पे भालू भी बहुत है और मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है भालू के अगेंस्ट। यहाँ पर जिनसे भी मिला सबके पास ऑलमोस्ट गन थी भालू के लिए, और मेरे पास बेयर स्प्रे, बेयर हॉर्न भी नहीं है, क्योंकि मैंने प्लान ही नहीं किया है हाइक और ट्रेल्स के लिए, सही मायने में बताऊँ तो, इसलिए मेरे पास नहीं है वो। बट एक पॉइंट है, वो पॉइंट तक मैं गाड़ी शायद चला करके जा सकता हूँ, और जैसे किसी ट्रेल या हाइक से बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं वो शायद वहाँ से भी मुझे दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ तो मुझे नहीं मिले उस जगह के, लेकिन मेरी जो गूगल पे सर्च करने और रिसर्च करने की क्षमता है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जगह जो स्पॉट है वो अच्छी जगह है। एक रोड है जो बिल्कुल आखिरी तक जाती है, सारे उस टाउन के एरिया को ना बिल्डिंग्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, और लिखा हुआ था रोड नॉट मेंटेन्ड, इंटर एट योर ओन रिस्क। तो मैं घुस गया भैया एट माई रिस्क। ओ भाई साहब, और कुछ हो नहीं हो, व्यू बहुत ज़बरदस्त है यार, क्या व्यू है भाई साहब। एंड रोड 1000 फीट। शिट मैन, क्या जगह है ये? कैसे इस जगह के बारे में इन लोगों ने लिख नहीं रखा है यार? हाउ कैन समबडी नॉट टॉक अबाउट दिस प्लेस मैन? What is this view man? क्या टाउन है यार। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हो आप जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं बिल्डिंग के अंदर ही है, और बिल्डिंग से अगर निकलो तो ड्राइव करते हुए 3 मिनट 4 मिनट की ड्राइव में आप ऐसे सीनिक स्पॉट पे पहुँचते हो, और जहाँ पर इन्होंने ये बेंचेस भी लगा रखे हैं, एक पिकनिक टेबल भी लगा रखा है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर लोग बॉन फायर भी करते होंगे। ग्रिल का एक एरिया भी है वहाँ पे, ये देखो, ये ग्रिल का एरिया भी है। तो बॉन फायर भी करते होंगे, पिकनिक भी बनाते होंगे। या फिर मैं अगर होता तो मैं तो यहाँ पर आकर के डेली बैठ जाता भाई। अगर आप डेली शाम को 10 मिनट अगर इस जगह को, इस व्यू को देख लो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके की मेडिटेशन की ज़रूरत है ज़िंदगी में शांति प्राप्त करने के लिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब तो कभी आ ही नहीं सकता भाई। बावला हो गया हूँ मैं तो एकदम। मतलब मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल एकदम गार्डन हो गया है यहाँ पर आकर के। समुंदर और पहाड़ नहीं दिखते हैं भाई, पूरा ग्लेशियर दिखता है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया। अलास्का के इस खूबसूरत से टाउन विटियर में बहुत अच्छा लगा यार। एंड आई होप आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, इसके नज़ारे, इसकी इन्फॉर्मेशन वर्थ लगी होगी। और अगर हाँ तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे एपिसोड्स मैं और भी लाता रहूँगा। आई विल सी यू फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड on this channel. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye, take care.